हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्या है नाम भाई? एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आज तक के हम लोगों ने ये सुना है कि डिमांड क्या होता है, बट अगर मान लेते हैं कि हद से ज्यादा अगर डिमांड बढ़ जाए या अगर हम लोग किसी चीज को मांगने जा रहे हैं और वो हमें ना मिल पाए तो इसी चैप्टर को हम लोग इसमें पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं भैया? गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं कि एक्सेस डिमांड होगा मार्केट में तब क्या करने वाली है हमारी गवर्नमेंट, तब क्या करने वाली है हमारी आरबीआई। और अगर मान लेते हैं डेफिशिएंट डिमांड हो जाता है, मतलब कि डिमांड की कमी हो जाती है मार्केट में, तब हमारी गवर्नमेंट और तब हमारी आरबीआई क्या करने वाली है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चैप्टर कौन सा है भैया? एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। चलिए इंट्रोडक्शन से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इफ द इकोनॉमी इज फेसिंग द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब जरूरत से ज्यादा अगर लोग उन चीजों को मांगना शुरू कर दे तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सेस डिमांड। और डेफिसिट डिमांड, या मैं बोल सकता हूं डेफिशिएंट, ठीक है ना। डेफिसिट डिमांड, हाउ डज द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट, मतलब ये प्रॉब्लम तो है और प्रॉब्लम के हमारे पास क्या है? दो सॉल्यूशन। पहला तो हो गया सेंट्रल बैंक और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री रिएक्ट। वी विल अंडरस्टैंड हाउ आरबीआई एंड गवर्नमेंट डील्स विद द कंडीशन ऑफ एक्सेस एंड द डेफिशिएंट डिमांड। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे अब ये परेशानियों से हमें क्या करना है? जूझना है। हम लोग बोल सकते हैं कि समस्याओं का समाधान अब कैसे मिलने वाला है। आइए 12वीं के बच्चों, अब हम लोग कुछ इसमें नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस डिमांड कब होती है भाई? ध्यान से समझिएगा। तो हमें ये तो पता है कि अगर इंडिविजुअल पर्सन मार्केट में कुछ भी चीजों को परचेज करता है ताकि उसकी नीड्स फुलफिल हो सके तो इसको कहेंगे यहाँ पे डिमांड। बट अगर मान लेते हैं डिमांड ज्यादा हो जाए तो कौन सी डिमांड सर? तो मार्केट की डिमांड। तो ये बोलता है इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड, मतलब मार्केट की जो डिमांड है उसको नाम दिया हम लोगों ने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। ओके, इज मोर देन, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा होगी सर? तो वो हमेशा किससे होगी भैया? एग्रीगेट सप्लाई से होगी। ओके, एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट यहाँ पे जो नौकरियां है लोगों के पास उतनी की उतनी है, ना तो लोगों को यहाँ पे और बुलाया गया है ना तो यहाँ से लोगों को हटाया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे डिमांड उन सारी चीजों की क्या कर रही जा रही है? ज्यादा की जा रही है। ओके, लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो मार्केट में एक्चुअली में एग्रीगेट डिमांड हो रही है या मार्केट में चीजों की डिमांड है, बिकम्स हायर द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, मतलब प्लान एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब जो एक्चुअल है, अब यहाँ पे जो एक्चुअल है और यहाँ पे ये जो बोल रहा है प्लांट, उसमें अंतर आ गया है। एक्चुअल ज्यादा हो चुकी है और जो प्लांट है वो क्या हो चुकी है? कम हो गई है। इस कंडीशन में भी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सेस डिमांड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? एक्सेस डिमांड बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब इसके कारण जो इंपैक्ट पड़ता है, दैट इंपैक्ट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब कि यहाँ पे जब चीजों को ज्यादा लोग मांगने लगेंगे तब यहाँ मार्केट में उन सारी चीजों का प्राइस जो है वो पहले से बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। बट इसके कारण जो गैप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे भैया? इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, समझते हैं। इट इज अ गैप बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, क्या बोल रहा है? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सीड्स द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, मतलब कि पहली कंडीशन में यह हमारा एग्रीगेट सप्लाई हुआ करता था जो कि हमेशा कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे होता है। एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा ये यहां से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि यहां पे हमारा कुछ ना कुछ पार्ट ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, जिसको हम लोग नाम देते थे ऑटोनॉमस कंजप्शन। मतलब इंसान के पास पैसा रहे या ना रहे फिर भी वो अपना कंजप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। तो जब वो कंजप्शन नहीं छोड़ेगा भाई, तो जाहिर सी बात है जिस भी चीज को कंज्यूम करेगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसीलिए इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो थोड़े पॉइंट ऊपर से स्टार्ट होता है। बट ये जहां पे था उससे भी अगर ऊपर पहुंच जाता है तो इसके कारण जो गैप क्रिएट हो रहा है, दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहलाएगा भैया? ये इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। ओके,
पॉइंट ई डैश इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ई से क्या आ गया भैया, ई डैश पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा शुरू कर दिया। ओके, एग्रीगेट डिमांड राइजेस फ्रॉम एडी जो प्लान्ड थी टू AD1 actual. It creates the situation of excess demand and the gap between them EF and is termed as inflationary gap. मतलब जिस जगह पे थी ये डिमांड उससे ये आगे बढ़ जाती है और इसके कारण जो गैप क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से, इसको हम लोगों ने नाम दिया इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि लोग अगर ज्यादा डिमांड करेंगे चीजों की तो यहाँ पे पैसा लगाना हो सकता है फायदेमंद रहे। किसके लिए? सप्लायर के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचेगा और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा तो वो और क्या करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एग्रीगेट डिमांड में जो ज्यादा हो जाती है अपनी जगह से तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। चलिए इसको समझते हैं कि जो एक्सेस डिमांड होती है उसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले बोलता है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता होगा, ध्यान से समझिएगा। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि लोग जो भी चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं पहले से वो चीजें ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें ये लैपटॉप, अगर मान लेते हैं आज देखा जाए तो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा नीडेड ये लैपटॉप है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि पहले 1990s में मान लेते हैं कि किसी 100 लोगों के पास 200 लोगों के पास ये लैपटॉप था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। बट 1994 में ये 250 लोगों के पास चला जाता है। 2000 तक के आते आते ये कम से कम 5000 लोगों के पास पहुंच जाता है। तो समझिए इन चीजों को। तो मतलब धीरे धीरे करके लोगों ने इसका कंजप्शन बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि ये हर जगह क्या होने लग गया है, यूज होने लग गया है। तो राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहीं ना कहीं कारण है किस चीज का? एक्सेस डिमांड का। समझते हैं इसको। व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारे कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे इट्स कंजप्शन ही डिमांड फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट इन द मार्केट विच इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो पहले सिर्फ 2 व्हीलर पे घुमा करता था मान लेते हैं, बट अगर मान लेते हैं उसकी शादी हो जाती है, उसकी फैमिली बन जाती है तो उसकी जो नीड है, नेसेसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब कार हो जाएगी। कार चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होगा तो कार का कंजप्शन मार्केट में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही कंजप्शन तो कहलाता है आगे चल के, क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड। क्या कहलाता है भैया? एग्रीगेट डिमांड। मतलब पहले से ज्यादा मार्केट में उन चीजों को अब मांगा जा रहा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर सरकार क्या कर दे, टैक्सेस कम कर दे। अगर टैक्सेस कम कर देगी तो आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। जब जेब में ज्यादा पैसा बचेगा तो आप फिजूल खर्ची ज्यादा करोगे। अब फिजूल खर्ची जब ज्यादा खर्चा करोगे आप लोग मार्केट में जाके तो सप्लायर को समझ में आ जाएगा कि लोग तो अभी इस रेट पे देने को तैयार है भैया, हमें पैसा इतना अच्छा मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे भैया, वो चीजों का थोड़ा सा रेट बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते इजिली अवेलेबिलिटी कर देंगे तो आप उनको उतना पैसा नहीं दोगे तो सप्लाई का थोड़ा सा शॉर्टेज करेंगे, बट इसके कारण रेट जो है मार्केट में अपने आप बढ़ जाएंगे। ओके, तो सरकार ने अगर टैक्स कम किया तो इसके कारण भी एग्रीगेट डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशनरी गैप भी क्रिएट होगा। ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्सेस द कंज्यूमर लेफ्ट विथ मोर रेसिड्यू, मतलब उसके पास जेब में बहुत ज्यादा पैसा बचेगा पहले से, एक्स्ट्रा इनकम टू स्पेंड एंड हेंस द डिमांड इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। इसके कारण क्या हो जाएगा, डिमांड जो है इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे एक और रीजन की बात करते हैं भैया, फॉल इन इंपोर्ट। अब ये बोल रहा है कि बाहर से आने वाला जो सामान है वो आना हमारे यहाँ कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा इसको समझते हैं। डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइसेस। अब देखा जा रहा है कि बाहर से जो आ रहा है उसकी प्राइसेस जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी भैया, हाई हो जाएगी। ठीक है, मे ऑल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड एज द डिमांड फॉर इंपोर्टेड प्रोडक्ट आर नाउ टू बी सेटिस्फाइड बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बाहर से जो चीज आप लेके आने वाले थे, मान लेते हैं कोई चीज आप 10,000 की लाने वाले थे और वही 10,000 की चीज आज इंडिया में मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, या किसी और कंट्री में मिल रही है, तो ये तो 10,000 है, ये बाहर से भी मंगवाने में उतना ही पड़ रहा था और हमें भी यहाँ पे इतना ही पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे
जो डोमेस्टिक गुड्स है उसको यहाँ परचेस करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज नोन एज फॉल इन इंपोर्ट। तो बाहर से मंगाने वाला सामान जो है वो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइज इन एक्सपोर्ट, बट इसके कारण एक फायदा हो जाएगा कि हमारे यहां से सामान दूसरी कंट्रियों में ज्यादा जाना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा चलो भैया यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से महंगे हैं। अब महंगी चीज तो हमेशा अच्छी होती है ना। ओके, एक्सेस डिमांड में ऑल्सो अराइज व्हेन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीजेस ड्यू टू कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। अब बाहर वालों को ये लगेगा कि भाई हमारे कंपैरिजन में जो दूसरी कंट्री है उनके यहाँ तो ये चीज क्या है हमें सस्ती लग रही है। जब सस्ती लगेगी तो वो आपसे क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपसे खरीदने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसी के कारण यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग रीजंस की ही बात कर रहे हैं अभी, और दो रीजन की बात करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके अब क्या करने लगेगी, पैसा लगाने लगेगी। ओके, एक्सेस डिमांड कैन आल्सो अराइज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे लोग हम अपने आप में ज्यादा नहीं चाहते, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहते, मगर बाकी लोग चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि बाहर वाले जो पैसा यहाँ पे लगाएंगे उनको लगेगा कि बहुत कम लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनके कंपैरिजन में तो हमारे यहाँ की जो कंट्री की करेंसी है वो तो काफी कम है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी क्या करेगी, खर्चा करना शुरू कर देगी। राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विल आल्सो रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड, लोगों पे खर्चा सरकार ने बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। जब लोगों पे सरकार खर्चा अच्छे से करेगी तो लगेगा कि सरकार के पास भी अच्छा खासा पैसा है, बट जैसे जैसे ज्यादा खर्चा करना चालू कर देगी वैसे वैसे चीजों के रेट जो है वो क्या हो जाएंगे, पहले से बढ़ जाएंगे, जिसके कारण मार्केट में क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है भाई, इन्फ्लेशन। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हमारे यहाँ क्या होती है, एक्सेस डिमांड होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो एक्सेस डिमांड है उसका असर क्या पड़ता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे क्या पड़ा। बट ये तो हम लोगों ने बात करा कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा है इफेक्ट ऑन आउटपुट, मतलब कि भैया जो एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोग थे, मतलब जो नौकरी वाले लोग थे, जो काम करने बैठे हुए थे, वो तो उतना ही है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो यहाँ पे देखो चेंज ही नहीं होना चाहिए देखा जाए तो। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट as the economy is already producing at full employment level, क्योंकि जितने काम करने वाले लोग पहले थे आज भी तो उतने ही हैं, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया है, इसीलिए जो आउटपुट है उस पर कोई भी असर नहीं आएगा। ओके, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर हम लोग रोजगार की बात करें तो जितने लोग जब उतना ही रहेगा तो इसमें चेंज तो कुछ भी नहीं होगा। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज देयर ऑलरेडी एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, इसके कारण यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम लोग जनरल राइज इन प्राइस की बात करें, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में इन्फ्लेशन कहते हैं। ड्यू टू एक्सेस डिमांड द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी राइजेस नोन एज इन्फ्लेशन। भाई जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें कंडीशन पता चल चुकी है, एडी इज ग्रेटर देन क्या है मार्केट में, एएस है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसके कारण मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आएगा उसको नाम दिया हम लोगों ने इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 पे, जिसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट डिमांड। अब ये डेफिसिट डिमांड का मतलब सीधा सीधा यही हो गया सर कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाए और मार्केट में क्या हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए। जब मार्केट में चीजें ज्यादा सप्लाई हो जाएंगी ऑटोमेटिकली चीजों के प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे और जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, It refers to a situation where aggregate demand is less than aggregate supply। क्या होता है deficit demand, या aggregate demand जो है वो कम हो जाए कैसे, aggregate supply से। ओके, corresponding to full employment level in the economy, और किस लेवल पे बात कर रहा है, जब हमारे यहाँ full employment level होने वाला। In other words it refers to a situation when aggregate demand falls short। अब ये बोल रहा है कि aggregate demand जो है वो कम हो जा रही है of the aggregate demand required for the full employment, जितनी जरूरत है उससे कम एग्रीगेट डिमांड हो जाए अगर मार्केट में,
किसके लिए? इक्विलिब्रियम लेवल के लिए। ओके, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं डेफिसिट डिमांड। ओके, डेफिसिट डिमांड गिव राइजेस टू डिफ्लेशनरी गैप, इसके कारण जो गैप क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशनरी गैप, मतलब चीजों के यहां पे प्राइजेस में गिरावट आने वाली है। चलो, deflationary gap is the gap by which actual aggregate demand फॉल शॉर्ट ऑफ प्लांट एग्रीगेट डिमांड, मतलब यहां बोल रहा है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और प्लांट एग्रीगेट डिमांड में क्या अंतर होगा भैया? बोल रहा है विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, मतलब ये कम हो जाए और प्लांट जो है वो ज्यादा हो जाए। ओके, रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, किस पे बात करेंगे भैया? यहाँ पे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे बात करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पूरा है ये क्या हो गया भैया? हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऐसा होना चाहिए। बट यहां पे ये बोल रहा है कि ये जब एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई जो जा रहा है 45 डिग्री से, प्रॉब्लम एक आ गई यहाँ पे कि जो एग्रीगेट डिमांड है मार्केट में कम हो गया, मतलब चीजों को मांगने वाले लोग क्या हो गए भैया? मार्केट में कम हो गए, मतलब चीजों की सप्लाई क्या हो जाएगी? मार्केट में बढ़ जाएगी। जब चीजों की मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी तो एक ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या? चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? यहाँ पे सस्ती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो इसके कारण ये जो गैप क्रिएट हुआ इसको नाम दिया हम लोगों ने डिफ्लेशनरी गैप। क्या नाम दे दिया भैया हम लोगों ने? डिफ्लेशनरी गैप। चलिए समझते हैं आगे। और अब बोलता है कि व्हाट इज द रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड या डेफिसिट डिमांड, क्या क्या कारण होंगे? तो जो इंक्रीज इन डिमांड मतलब एक्सेस डिमांड होंगे उसी को उल्टा कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे, है ना? तो वो सब क्या कहलाएगा भैया? वो सब कहलाएगा रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर लोग ज्यादा चीजों को खरीदना या मांगना ही कम कर दे तो भी क्या हो सकता है? हमारा काम आसान हो सकता है। लोग जब खरीदना कम करेंगे ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो वैल्यू होगी या उसकी जो डिमांड होगी मार्केट में क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ओके, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं। व्हेन द कंज्यूमर डिक्रीजेस इट्स लेवल ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन कम करा, it withdraws the level of demand from the economy and hence it creates the condition of deficient demand in the economy। क्या क्रिएट कर दिया भैया उसने? डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट क्या बोलता है? इंक्रीज इन टैक्सेस, अगर सरकार हर चीजों पे क्या कर दे भैया? टैक्स को ज्यादा बढ़ा दे तो आप क्या करेंगे? लोग खरीदना उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा ही नहीं होगा जिससे कि वो सामान को खरीद पाए। ओके, एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ रेसिड्यू इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हेंस द डिमांड डिक्रीजेस। जब पैसा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तब आप इसको खर्चा नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो डिमांड भी मार्केट में आप उन चीजों की नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राइज इन इंपोर्ट, इसके कारण बाहर से मंगवाने वाले सामान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे भैया? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो डिमांड जो है उन चीजों की बहुत ही कम हो चुकी है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा सस्ते भी हो गए हो। व्हेन डोमेस्टिक प्राइसेस इज हायर देन द इंटरनेशनल प्राइसेस, अब देखा गया कि हमारे यहाँ के जो प्राइसेस है वो क्या हो गए? कंपैरेटिवली हायर हो गए। परसेंटेज इंक्रीजेस द इंपोर्ट ऑफ कंट्री विल कॉजेस द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड हेंस एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से बाहर का जो सामान है लोग ज्यादा मंगवाने लग जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? राइज इन इंपोर्ट। बाहर से ज्यादा मंगवाना सामान को कहते हैं हम लोग यहाँ पे राइज इन इंपोर्ट। आगे हम लोग बात करते हैं फॉल इन एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ से सामान ज्यादा जाना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? एक्सपोर्ट में फॉल ड्यू टू कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। हमारे यहाँ के गुड्स की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा क्या होने वाले हैं? बढ़ने वाले। तो यहां से हम लोग भेजेंगे तो मगर वो लोग खरीदना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा होगा यहाँ पे। ओके, और ड्यू टू इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, और किसके कारण हो सकता है? ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाने के कारण भी हो सकता है। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो जैसे अपन लोगों ने एग्जांपल लिया था $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज INR। तो ये एक्सचेंज रेट अगर ये बढ़ जाए मतलब $1 175 INR हो जाए तो
तब भी तो दिक्कत है ना भैया। तो अगर ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो भी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो है वो फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग इसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। फॉर डोमेस्टिक करेंसी दिस विल लीड्स टू डेफिशिएंट डिमांड, और ये सब के कारण क्या क्रिएट होता है यहाँ पे, डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होता है। और क्या क्या कारण है, तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब चीजें हमारे यहाँ महंगी होगी तो लोग बाहर से जो पैसा लगाने वाले थे वो लोग कम हो जाएंगे। जब वो पैसा कम लगाएंगे तो हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमारी एफडीआई, हमारे एफआईआई सारे क्या हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और फॉल इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, भैया या तो क्या हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, और फॉल इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ रहा है और जो रिटर्न मिल रहा है वो भी हमें, दोनों में ही हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लीड्स टू डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसके कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब फॉल शॉर्ट हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द एडी एंड गिव राइज टू द डेफिशिएंट डिमांड, इसके कारण क्या बोल रहा है भाई कि ये जो एडी है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा भाई, तो डेफिशिएंट डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चा करती है उसकी हम लोग बात करते हैं। बोलते हैं द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स डिमांड, जब सरकार अपनी डिमांड को क्या करे भाई, कम करे। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोगों पे खर्चा सरकार क्या कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। इट लीड्स टू डेफिशिएंट डिमांड, और इसके कारण क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड हमारे यहाँ काम करने लग जाएगी। ओके, अब इसका हम लोग इंपैक्ट की बात करते हैं कि मार्केट में ये डेफिशिएंट डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड गुड्स, भाई डेफिशिएंट डिमांड है तो अब सामान बिक नहीं रहा है, जब बिकेगा नहीं तो आपके पास रखा रहेगा किस फॉर्म में, अनसोल्ड गुड्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोल सकते हैं। सो द इकोनॉमी विल प्लान टू रिड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट, अब क्या चाहेगी कि अब इसका जो प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन को क्या कर ले भैया, हम लोग बहुत ज्यादा कम कर ले। इस प्रोडक्शन को कम करने से क्या होगा भैया, अब नुकसान तो नहीं होगा कम से कम, तो ये पहला इंपैक्ट, मतलब पहला असर पड़ा है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डेफिशिएंट डिमांड कॉजेस इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लांट आउटपुट, अब जितने लोग वहां बनाने के लिए आए थे उन लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उनको बोला जाएगा कि भाई आपको होल्ड पे रखा जाता है, निकाल नहीं रहा मगर होल्ड पे, अभी कुछ दिनों तक के आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो उनको बुलाओगे क्या, नहीं बुलाओगे तो उनको बोलेगे भैया अभी कुछ दिन तक के मत आना। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड में चीजों का प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड द जनरल प्राइस लेवल फॉल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, क्या बोल रहा है, लैक ऑफ डिमांड के कारण यहाँ पे जनरल प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, गुड्स का पहले से बहुत कम हो जाएगा। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग भाई अब मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब कौन है जो ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पे सॉल्व करेगा, चलिए अब बात करते हैं कौन सॉल्व करेगा भैया। तो यहाँ पे दो लोग हैं, मॉनेटरी पॉलिसी चलाने वाले जो चलाएंगे कौन, आरबीआई वाले, और फिस्कल पॉलिसी जो चलाएगा कौन भैया, सरकार, मतलब गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट भी दो तरीके से चलाएगी, पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से चलाएगी और फिर चलाएगी कैसे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। तो है क्या ये हम लोग समझेंगे अब आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे कि कंट्रोल कैसे कर रहा है। तो इन लोगों ने कंट्रोल करने का बोला, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, कैसे करोगे भाई, तो फिस्कल पॉलिसी से करोगे। कौन करेगा फिस्कल पॉलिसी, तो सर गवर्नमेंट करेगी फिस्कल पॉलिसी का पूरा काम। भाई मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाएगी, तो भैया सेंट्रल बैंक चलाएगी। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की वो कैसे चलाओगे, तो इन्होंने कहा एक काम करेंगे भैया, हमारा जो खर्चा हो रहा है उसको हम लोग कम करेंगे और जो टैक्सेस है उसको क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्चा कहाँ से करेंगे। ओके, अब हम लोग बातें हैं आरबीआई पे पास। तो आरबीआई क्या बोलता है भैया, क्या करोगे, तो आरबीआई बोल देता है यहाँ पे कि हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, मतलब ये सब मिलके क्या चाहते हैं कि जो एक्सेस डिमांड है उसको कैसे भी करके क्या करें, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर ले। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम लोग यहाँ पे तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ इन लोगों ने बोला एक काम करो भैया, तो एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें करेंगे। क्या करेंगे,
इंक्रीज बैंकिंग रेट, सेल ऑफ सिक्योरिटी और इंक्रीज इन LRR करेंगे। और क्वालिटेटिव में क्या करोगे सर आप, तो इनने कहा भैया हम लोग इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट करेंगे, क्वांटिटेटिव लेंडिंग्स करेंगे और क्रेडिट राशनिंग करेंगे। तो इन सारे सिस्टम्स के थ्रू जो एक्सेस डिमांड हो रहा था उन सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करेंगे। ओके, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। The economy faces the condition of excess demand। अब हमारी इकोनॉमी जो है प्रॉब्लम तो फेस कर रही है जिसका क्या नाम है, एक्सेस डिमांड, बिकॉज ऑफ राइज इन द मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट इजी टर्म। दो कारण है, एक तो लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, दूसरा कि यहाँ पे क्रेडिट बहुत आसानी से मिल जाता है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं चीजों की जो है वो डिमांड बढ़ रही है। फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड बाय द गवर्नमेंट, चलिए समझते हैं। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार ने क्या बोला कि जो फिजूल खर्ची हम लोग करते हैं वो करना थोड़ा थोड़ा क्या कर देते हैं हम लोग, पहले से कम कर देते हैं। ओके, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। तो उसने कहा कि हम लोग जो भी चीजों को बना रहे थे और हमारी जो पुलिस है, ऑफिसर्स है, इन सबको जो भी खर्चा लग रहा था वो करना थोड़ा सा हम लोग पहले से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जितना हो सके उतना, मतलब कि 100 रुपए पहले खर्चा होता था, अब वो 70 रुपीज पे आ गए, धीरे धीरे वो 50 पे आएंगे और धीरे धीरे वो 20 पे आ जाएंगे। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं मगर एकदम से ये पॉसिबल नहीं है। आगे बोलता है मोर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर डिफेंस में बहुत ज्यादा जरूरत है तो बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं करेंगे, जब भर्तियां नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। इसी तरीके से डिफेंस में अगर ज्यादा जरूरत है तो ये लोग खर्चा वहां पे नहीं करेंगे। ओके, दे रियरली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो बोल रहा है कि सीधा अगर देखा जाए तो कंट्री की ग्रोथ में इनका कोई सीधा सीधा तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट हाँ हमारी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सरकार बोलती है कि हम लोग एक और काम कर सकते हैं भैया, टैक्सेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। At the time of excess demand, the government should increase the amount of indirect taxes। अब indirect taxes में मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे GST का, जो चीजें रोज इस्तेमाल हो रही है उनका क्या कर दिया जाए भैया, रेट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, in order to reduce the residue एक्स्ट्रा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर जीएसटी ज्यादा बढ़ाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा बढ़ाओगे तो एक फायदा होगा क्या, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचेगा। जब एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो मार्केट में किसी भी चीज का रेट यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कंट्रोल करेगा एक्सेस डिमांड को। कौन करेगा भैया इसको, कौन सी बॉडी है, तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो बोलता है डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। एक काम करो कि मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा है ना उसकी अवेलेबिलिटी कम कर दो। भाई पैसा जब एक्स्ट्रा नहीं होगा तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, जब खर्चा नहीं करेंगे फिजूल तो चीज़ों को जो रेट पे बिकना है वो उसी पे बिकेगी, उससे ज़्यादा महंगी नहीं बिकेगी। ओके, इंक्रीज इन बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या होता है, तो आरबीआई जो साल भर के लिए बैंकों को पैसा उधार देती है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ओके, बैंक रेट रेफर्स टू द रेट at which the central bank lend money to the commercial bank during excess demand। जब excess demand आ जाएगा तब क्या करोगे, central bank should increase this rate as it discourages the borrowers from taking loan which adversely reduces the availability of credit in the economy। जिसके कारण क्या होता है भैया, लोगों के पास अवेलेबिलिटी कम हो जाती है कैश की या पैसे की, तो वो लोग फिजूल खर्ची करना थोड़ा सा क्या कर देते हैं, पहले से कम कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने इंक्रीज इन बैंक रेट की बात करी। दूसरा हम लोग बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, या हम लोग बात करते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज की। होता क्या है, तो जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, अपने कुछ जो सिक्योरिटीज होती है उसको किसके बीच में बेच देती है, पब्लिक के बीच में बेच देती है। ठीक है, बट इस पब्लिक को किस पे भरोसा नहीं है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, तो ये पब्लिक को सिक्योरिटीज देने का काम कौन करता है भैया, आरबीआई। अब आरबीआई डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो आरबीआई किसको दे देता है, बैंकों को। बैंक मतलब यहाँ पे कमर्शियल बैंकों की बात हो रही है। तो ये जो कमर्शियल बैंक रहते हैं ये लोग पब्लिक को क्या कर देते हैं भैया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचते हैं, ताकि क्या हो सके, ये जो पैसा है जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं आप लोग उसको कंट्रोल यहाँ पे किया जा सके। तो ये पूरा सिस्टम जो है उसको हम लोग कुल मिला के क्या बोलते हैं भैया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब कि ये सारे शेयर सारे लोगों के लिए अवेलेबल है और मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पे किसको भैया, लिक्विडिटी को।
तो ओएमओ के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता चली गया कि भैया दूसरे के कंधे के ऊपर रख के चलाना बंदूक ही कहलाता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्यों करी गई है? तो हम लोगों ने सेल ऑफ सिक्योरिटी करी है सर ताकि मार्केट में क्या कर सके, हम लोग लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि भैया चुन्नू मुन्नू सभी लोग क्या ले रहे हैं आजकल, कार लेना शुरू कर चुके हैं भैया। अब ये चुन्नू मुन्नू कमाते तो कम है मगर कार 3-3 4-4 ले लेते हैं, ऐसा कैसे? ठीक है, सरकार ने बोला नहीं भैया इसको रोको, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ओके, इट रेफर्स टू द सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दोनों चीज होती है, गवर्नमेंट सेल भी करती है और गवर्नमेंट परचेज भी करती है उनकी सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। किसकी मदद से करेंगे ये? तो मदद से करेंगे भैया सेंट्रल बैंक की। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ मनी सप्लाई, और ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है भैया? मनी सप्लाई को। किसमें? इकोनॉमी में। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, जब अगर एक्सेस डिमांड आ जाती है, सेंट्रल बैंक ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, किसको बोलता है वो अपना काम? कमर्शियल बैंक को। कौन? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को कौन बोलेगा? गवर्नमेंट। ओके, रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इसके कारण जो कमर्शियल बैंक होती है उसके पास जो भी रिजर्व होता है वो क्या हो जाता है? मार्केट में कम हो जाता है। ओके, अब क्या हो गया? एडवर्सली अफेक्ट देयर एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड हेंस इट मिनिमाइजेस द कंडीशन ऑफ द एक्सेस डिमांड। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो उधार किसको बांटोगे भाई? कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा, सामान ही नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि भैया पैसा ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग आते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं LRR। तो हमेशा RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंकों को इनके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो है पप्पा और जो कमर्शियल बैंक है वो है छोटा सा बच्चा। तो वो छोटे से बच्चे को जो फादर है उसकी बात को मानना ही यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है घर से बाहर निकाल दे। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं कमर्शियल बैंक के लिए। जब RBI बोलता है कि आपको ये मानना है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। ओके, द कमर्शियल बैंक आर ऑब्लिग्ड टू मेंटेन सम रिजर्व्स आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। ऑब्लिग मतलब कि कंपलसरी है, आपको इतना तो बचाना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो आपका कमर्शियल बैंक अब कमर्शियल बैंक नहीं है, इसको हटा दो, कुछ और नाम दो। इट इज वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें क्रेडिट क्रिएटिंग पावर जो है वो पावर ही खत्म हो जाती है, पावरलेस हो जाती है। ओके, ऑफ कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द रेट ऑफ LRR मस्ट इंक्रीज बाय RBI इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग पावर को कंट्रोल करने का तरीका सबसे अच्छा है LRR। ठीक है, ओके, इसमें बोलता है टू मिनिमाइज द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी रिसेंटली यूज्ड बाय द RBI, और RBI हर बार इसको यूज करता है। RBI किस तरीके से LRR को यूज करता है? तो ये दो तरीके से करता है। पहला जो तरीका है उसका वो है कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं SLR, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब CRR में होता क्या है? तो अपना जो भी पैसा बैंकों का कैश फॉर्म में रहता वो किसके पास जमा करके रख दे? जो RBI के पास कैश फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम लोग CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, इट इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक किसके पास दे देगा भैया? सेंट्रल बैंक के पास, कि भैया ये रखो, हमारे तरफ से क्या है भैया? कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बैंकों को हम बैंक ही नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए SLR क्या होता है? अब अदर देन कैश, अगर कुछ भी बैंक अपने पास डिपॉजिट करके रखती है जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। खुद के पास जो इमरजेंसी के लिए पैसा बचा के रखते हो बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं भैया? तो SLR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SLR। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। अभी तक के हम लोग क्वांटिटेटिव पे थे। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये एक घर है जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। अब ये 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री लेके आप पहुंच गए, कहां पे भैया पहुंच गए? कि भैया ये रख लो आप इसके पूरे पेपर और इसके बदले में मुझे लोन दे दो। ठीक है, बैंक ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, हम आपको 80 लाख के बदले में सिर्फ देंगे 74 लाख।
क्यों देंगे? हो सकता है कि आप ये पैसा लेके भाग गए, तो इसीलिए बैंक क्या करता है, रिस्क नहीं लेता है। तो ये जो 6 लाख जो डिफरेंस अमाउंट बचा, ये है कहीं ना कहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितना आप जितने का सामान रखोगे उतना आपको नहीं मिलेगा, उससे कम का ही आपको लोन सैंक्शन होगा, दैट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, अब इसको सरकार चाहे तो बढ़ा भी सकती है। हो सकता है कि 80 का आप रखो और आपको सिर्फ 70 मिले, हो सकता है 65 लाख ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे सिस्टम जो है क्या है भैया, मार्जिन रिक्वायरमेंट के। ओके, चलिए समझते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द market value of the security offered and value of amount lent by the commercial bank against that security। ठीक है, कितना दे रहे हो, कितने का रख रहे हो, ये सब किस में आ जाता है, हमारे किस में आ जाता है भाई, किस में आएगा, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। ओके, एट द टाइम एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रेट ऑफ मार्जिन। अगर लगता है कि लोग ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो परसेंटेज है वही बढ़ा देगा। ओके, विच डिस्करेजेस द बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन एंड हैज द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक रिड्यूसेस। जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है कमर्शियल बैंक की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, मॉरल सुएशन की बात करते हैं, तो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं अपने कस्टमर्स को हमेशा क्या देते हैं भैया, एडवाइस देते हैं कि भैया पैसा यहाँ मत लगाइए, यहाँ वेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जब समझदारी की बात बैंक वाले आपको समझाए तो इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। ओके, समझते हैं हम लोग। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक नॉट टू एडवांस क्रेडिट फॉर नॉन एसेंशियल एक्टिविटी। भैया पता चल रहा है ट्रक के लिए लोन लिया और एक बढ़िया सी गाड़ी ले ली, इसमें घूम रहे हैं अभी, ठीक है, लोन किसी और नाम का और चल कुछ और रहा है। तो ऐसा सब करते हैं तो सरकार जो आरबीआई है वो क्या बोलती है छोटे बच्चे को, भैया देखो सुधर जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड फ्रॉम द कंट्री। तो ये जो एक्सेस डिमांड है इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे के सारे तंत्र मंत्र यूज किए जा रहे हैं। ओके, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिनको जरूरत है सिर्फ उन्हीं को लोन दिया जाए, अदरवाइज किसी को भी लोन न दिया जाए। ठीक है, इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग, मतलब सिस्टमैटिक वे में ही पैसा दिया जाए और जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम दिया जाए, हो सकता है उतने में इनका काम चल जाए। ओके, इट रेफर्स टू अ मेथड इन विच द सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर। किसी सेक्टर को देना है या नहीं देना, जैसे हमारे तीनों सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इन्हें बोल दिया कि भैया प्राइमरी को मत दो, सेकेंडरी और टर्शरी को दे दो। भैया प्राइमरी को नहीं दोगे तो भैया खाना कहाँ से खाओगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। ओके, द सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूसेस राशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इकोनॉमी एंड टू रिड्यूस द डिमांड। और डिमांड को रिड्यूस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये सारे सिस्टम हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, अब ये जो डेफिशिएंट डिमांड हो गया है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या करें। द इकोनॉमी फेसेस द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड बिकॉज ऑफ ऑल इन मनी सप्लाई एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या हो गया है, डेफिशिएंट डिमांड, मतलब लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं। जब खरीद नहीं पा रहे मतलब चीजें क्या हो चुकी है, पहले से बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, हम लोग समझे इसको, फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या बोलता है भैया, तो अभी क्या करो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वहां क्या करिए आपने, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग ऑन एवरी पॉसिबल प्रोजेक्ट which directly और indirectly provides benefit to the economy। जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा किसका होना चाहिए भैया, फायदा एक ही का होना चाहिए, किसका भैया, लोगों का। सरकार तो ऐसा चाहती है, तो सरकार ऐसी जगह खर्चा करेगी जहां से सबका फायदा हो रहा है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। ओके, डिक्रीज इन टैक्सेस, सरकार क्या कर देगी, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही थी, ठीक है, वो क्या कर देगी, थोड़े से कम कर देगी। लोग क्या करेंगे, उसको खरीदना शुरू कर देंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड राइजेस बिकॉज द इकोनॉमी डज नॉट लेफ्ट विद द रेसिड्यू इनकम। अब आप पैसा था ही नहीं, पैसा नहीं था तो इसलिए आप खरीद नहीं पा रहे थे, बट सरकार जब टैक्स कम कर देगी तो पैसा रहेगा आपके पास, पैसा रहेगा तो आप खर्चा मार्केट में करोगे। एंड हेंस टू इंक्रीज द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंज्यूमर द गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस। और इसमें भी कौन सा टैक्स की बात हो रही है भाई, तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। ओके, चलिए मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग आते हैं।
इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, डिक्रीज इन बैंक रेट। क्या कर दो भैया, बैंक रेट कम कर दो। बैंक रेट अपने आप में क्या होता है, वो पैसा जो आरबीआई बैंकों को देता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। ये बोल रहा है बैंक रेट में कमी कर दो, मतलब मार्केट में बहुत सस्ती रेट्स पे क्या मिलने लग जाएगा, यहाँ पे आप लोन मिलने लग जाएगा। ओके, बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक लेंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक शुड decrease this rate as it encourages the borrower to take loan, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके बेटा, यहाँ पे लोन ले सके। ओके, which adversely increases the availability of credit in the economy। पैसा आएगा तो लोग उसको बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो पैसा आएगा, पैसे से ही पैसा बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होगा अब इसमें। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to sale or purchase of securities on open market by central bank. It directly influences the level of money supply in the economy। और ये डायरेक्टली अफेक्ट क्या करता है, मनी सप्लाई को कर देता है। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करी, मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, और गवर्नमेंट चाहेगी तो वापस भी तो खरीद सकती है ताकि आपका पैसा लौटा सके। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तब क्या करना है, सेंट्रल बैंक परचेजेस द सिक्योरिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों से ये वापस खरीदेगी, मतलब कमर्शियल बैंक किससे लेगा, लोगों से लेगा। As it increases the reserves of commercial bank, which affect their ability to create credit and increases the level of demand in the economy। और ये क्या कर रही है, एबिलिटी क्रिएट कर रही है कि भैया क्रेडिट की। ठीक है ना, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से बात करेंगे हम लोग किसकी, एलआरआर की, लीगल रिजर्व रेशियो। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे बैंकों को कुछ परसेंटेज अपने पास और कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एलआरआर। द कमर्शियल बैंक आर ऑब्लिग टू मेंटेन सम रिजर्व आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। इट इज वेरी क्विक एंड डेफिशिएंट डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, तो ये डेफिशिएंट में ये डायरेक्ट मेथड यूज होगा भाई, ताकि कंट्रोल कर सके इकोनॉमी को, जो लिक्विडिटी है उसमें, फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द रेट ऑफ एलआरआर मस्ट बी डिक्रीज। ठीक है, by the RBI in order to increase the credit creating power of commercial bank and to boost up the demand in the economy। और ये क्या करेगा भैया, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए ये सारे कार्यक्रम करेगा। और हमें पता ही है कि एलआरआर दो तरीके से होते हैं भैया, सीआरआर और एसएलआर। और सीआरआर क्या होता है, ऐसा पैसा जो कैश फॉर्म में आरबीआई के पास बैंकों ने जमा करके रखा हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कमर्शियल बैंक का क्या भैया, सीआरआर। इसी तरीके से एसएलआर अदर देन कैश, जो अपने पास खुद के पास इमरजेंसी के लिए पैसा लगा के रखा हुआ, उसने संभाल के रखा हुआ, वो सब किस में आएगा भैया, एसएलआर में आएगा यहाँ पे। तो हम लोग एलआरआर समझ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भाई क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। बोलता है डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करना है, कम कर देना। मतलब पहले अगर मान लेते हैं 70 लाख के बदले में आपको मिल जाता था 68, अब आपको बोलेंगे भैया आप एक काम करो, 70 के बदले में 70 लाख ही ले जाओ, एक काम करो। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्या कर दिया इन्होंने, डिक्रीज कर दिया मार्जिन रिक्वायरमेंट। बोलता है इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी offered and the value of amount lent by the commercial bank against that security. At the time of deficient demand, central bank will decrease the rate of margin requirement. At the time of डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, लोन ले सके। ओके, एनकरेजेस द बोरोवर टू टेक लोन एंड हैज द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस। और इसके कारण जो बैंक है उसकी क्रेडिट क्रिएटिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसमें एडवाइस करेगा कि भैया और लोन लो, मॉरल सिचुएशन में क्या बढ़ रहा है, और लोन लो। ठीक है भाई, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द कमर्शियल बैंक टू एडवांस लोन एट इजी टर्म। सबसे आसान किस्तों पे दे दो भैया लोगों को लोन, कुछ भी मत रखवा, दे दो लोन, तो आप हम लोग समझ लेंगे जो होगा। तो मिनिमाइज द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो डेफिशिएंट डिमांड जो है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या चलाते हैं, मॉरल सुएशन। आगे हम लोग बात करते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की। Withdrawal credit rationing, it refers to a method in which the central bank gives directions to the other bank। और SCC मतलब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में जो सेंट्रल बैंक है वो छोटी मोटी बैंकों को समझाता है भैया ऐसा ऐसा करो, ऐसा मत करो,
or not give credit for certain purposes to particular sector. During deficient demand, the central bank withdraws rationing of credit in order to minimize the condition of deficient demand and boost up the level of demand in the economy. तो बोलता है कि भैया ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, लोगों को अगर लोन लेना है तो ले दो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या नहीं करता है, क्रेडिट राशनिंग में कंट्रोल का पार्ट नहीं लेके आता है। तो इसी के साथ ये हमारा एक चैप्टर जो है एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का खत्म होता है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताई है और ये सारी की सारी चीज़ें आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। उसमें क्या करेंगे आप, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इसके साथ भी बहुत सारे इस पे फायदे हैं। यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सब के प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।